जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को बता दें, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हेडलाइंस। आज हम जिससे आपका परिचय कराने जा रहे हैं वो अपने टीकमगढ़ के लोकप्रिय लोगों में से, और इनकी विशेष जो खासियत है, जो लोग उसे पसंद करते हैं, जो इनके दिल में होता है, वही इनकी जुबान पे देखने को मिलता है। ऐसे बहुत कम नेता देखने को मिलते हैं। और जो के श्रीवास्तव जी के बारे में आप जानते होंगे, यहाँ टीकमगढ़ में 2013 के समय इन्होंने चुनाव लड़ा। यहाँ से पूर्व विधायक हैं, काफ़ी समय इनका कार्यकाल अच्छा रहा, आज भी राजनीतिक दौर से चल रहे हैं। कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव इनके जीवन में रहे हैं, या आगामी इनका क्या विचार रहेगा, उन तमाम सवालों के साथ हम इनसे सीधा आप लोगों को साक्षात्कार कराएंगे। सबसे पहले आपका हमारे हेडलाइंस में स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं, जैसे कि 2013 में आप विधायक रहे टीकमगढ़ में जी, आपका प्रमुख क्या उद्देश्य रहा उस समय? किस भाव से आप राजनीति में आए कि हमें लोगों के लिए क्या करना है, उसके बारे में आप बताएं। 2013 में तो विधानसभा का चुनाव लड़ा। राजनीतिक क्षेत्र में या सार्वजनिक जीवन में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस समय छात्र राजनीति से विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, मूलतः संघ का स्वयंसेवक, और फिर विद्यार्थी परिषद में काम करते करते कहीं ना कहीं दुरावस्था के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार और गुंडागर्दी के खिलाफ यहाँ से शुरुआत हुई। और तब जाकर के धीमे धीमे कब राजनीतिक क्षेत्र में पहुँच गया पता ही नहीं लगा। और मुझे लगता कि इन सब का विरोध करना राजनीतिक क्षेत्र की तरफ ही ले जाता है। तो उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में आया। भारतीय जनता पार्टी में फिर नगर पालिका अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। नगर पालिका अध्यक्ष के समय में काम क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत समझ थी कॉलेज के समय से। तो टीकमगढ़ में जो काम हुआ है उस समय टीकमगढ़ को सजाने का काम किया, सौंदर्यकरण यहाँ का पूरा किया। उसी समय 3 साल का सूखा पड़ गया, तो सूखे के समय में पीने के पानी का संकट हो गया था। बड़ी बुंदेलखंड में ही त्राहिमाम थी। तो उस समय जो चुनौतीपूर्ण जो काम था, उस काम को जब किया तो एक आनंद आया। कैसे लोगों को पानी पिला पाऊँ, इसकी ये बड़ी कठिन घड़ी थी, परीक्षा का समय था अपना। और अपनी पूरी ताकत झोंक करके पूरी टीम के साथ में, और फिर इस काम को अंजाम दिया। वो आज भी मुझे वो कहीं ना कहीं एकदम ऊर्जा देने वाली जो परिस्थितियाँ थी। तो फिर उसके बाद फिर पीने के पानी का संकट एक बार कर दिया। फिर इसको कैसे समाधान कर सके अगले 30, 40, 50 साल के लिए। तो मेरे कार्यकाल तक शहर में कुल 4 पानी की टंकियाँ बनी थी, कुल में 4, पूरे टीकमगढ़ में कुल 4। तो और 3.5 MLD का वाटर प्लांट था। तो मैंने फिर 30 साल, 35 साल, 40 साल की अगली प्लानिंग करने के लिए आर्किटेक्ट वगैरह से कांटेक्ट किया। और फिर उसके बाद पूरा सिस्टम बनाया। तो 14 MLD का फिर ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ 3.5 था उसका ठीक 4 गुना, 4 गुना ट्रीटमेंट प्लांट, और 5 नई और पानी की टंकियाँ। ऐसे करके अपने कार्यकाल में मैंने 4 टंकियाँ पूरे 50 साल में जी। और अपने 5 साल में 5 टंकियाँ। तो ऐसे करके उस काम को अंजाम दिया। वो मेरे लिए एक अचीवमेंट था कि पीने के पानी का संकट कभी नहीं आए। फिर जब विधायक बना तो उस समय ये सब हुआ। नवीन बस स्टैंड यहाँ पर बनाया। मुझे लगता है सागर संभाग का सबसे बड़ा बस स्टैंड आज भी टीकमगढ़ का है, और सुंदर बस स्टैंड है। वो एक अच्छा काम हुआ। फिर उसके बाद यहाँ 20 एकड़ जमीन नगर पालिका की थी, जिस पर भूमाफियाओं ने और कुछ राजनीतिक प्रभावी लोगों ने अपना कब्जा कर रखा था। उस जमीन को फिर कोर्ट के माध्यम से कैसे भी हुआ, और उसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जाना जाता है, जिनको माधव सदाशिव गोलवालकर, उनके नाम पर माधव स्मृति औषधि उद्यान 20 एकड़ में वो जमीन, वो हमने नगर पालिका के कब्जे में दी, नहीं तो वो तो चली गई थी। ऐसे कुछ काम उस समय हुए। फिर उसके बाद जब विधायक बना तो विधानसभा के समय में, चूँकि एजुकेशन लाइन से, छात्र राजनीति से जुड़ा था, तो सबसे पहली प्राथमिकता थी कि शिक्षा का हर 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के अंदर, 4-5 किलोमीटर के बीच में हमें हाई स्कूल मिल जाए। तो मैंने अपने कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में 16 हाई स्कूल और 2 इंटर कॉलेज, कारी का इंटर कॉलेज और अजनौर में इंटर कॉलेज, और हर 3.5-4 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे 16 हाई स्कूल। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं अपने उस कार्यकाल में 16 और 2 18 स्कूलों को उन्नयन करा पाया, शिक्षा। फिर उसके बाद मैंने रोडों के मामले में
तो मुझे लगता है कि बहुत काम हुआ है। टीकमगढ़ का बाईपास, चाहे कॉलेज के सामने से सागर रोड को जोड़ना हो, कुंडेश्वर विवेकानंद तिराहे से और सुभाष चंद्र बोस के तिराहे तक, फिर चाहे बस स्टैंड, नए बस स्टैंड को जोड़ना सागर रोड में हो, इस पूरे एक बाईपास को स्वीकृत कराया। फिर ककरबाहा से बड़ा गांव से बलदेवगढ़ 110 करोड़ की सड़क, सीसी, ये पूरा कराया। माने मुझे लगता है कारी के क्षेत्र में, कारी होकर के झांसी रोड से और मजना मवई तक एक रोड वो बनाया, एक कारी के अंदर सुनोनी होकर के और जंगल से पनियार खेरा होकर के एक वो रोड बनाया। ऐसे माने रोडों के मामले में कोई रोड, अस्तौन माड़ूमर रोड, माने कांटी टीकमगढ़ निर्माण काफी हुआ है, बहुत जबरदस्त। पीडब्ल्यूडी का तो मुझे लगता है कि लगभग 3,000 करोड़ रुपया, 2.5 से 3,000 करोड़ रुपया केवल सड़कों के मामले में ही मैं लेकर आया 5 साल में। फिर बिल्डिंग्स बनी है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बिल्डिंग यहाँ बनी है, उस समय ट्रामा सेंटर, ITI कॉलेज, ये सब अपने समय में स्टेब्लिश पूरे कराए। और तो ये सब चीज़ें बहुत हुआ। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो पीने के पानी का संकट मेरे मन में नगर पालिका के समय से ही था। तो मैंने उसी समय मध्य प्रदेश में ये अभी जैसे हर घर नल, घर घर जल, जो भी जल मिशन जो चल रहा है, ये उस समय कहीं भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अभी पहल आई है, ये पहल तब मध्य प्रदेश में कहीं नहीं थी और ना कहीं देश में भी नहीं थी। नहीं थी कभी भी, ठीक है। तो उस समय मध्य प्रदेश में एक शुरुआत हुई थी। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से आता, तो वहाँ मुझे समूह ग्रुप वाटर, समूह नल जल, वहाँ मैंने छोटे छोटे देखे हैं 15-20 गाँव की, लेकिन इतनी बड़ी नहीं देखी। तो वो मेरे दिमाग में थी। फिर यहाँ जब मैंने सुना कि मध्य प्रदेश में समूह नल जल योजना का काम चल रहा है, तो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे राजेश राजौरा और कुसुम मेहंदेले जी थी PHE मिनिस्टर। मैंने उनको कहा कि मेरे टीकमगढ़ में मुझे चाहिए समूह नल जल योजना। तो बोले 50-100 गाँव की, 50-60 गाँव की बनवा लो। हमने कि क्यों 50-100 बनवा लो, मेरे गाँव तो मतलब 165 गाँव है मेरी विधानसभा में। तो मैंने कहा नहीं, मैं सर्वे करवाता हूँ। सर्वे हुआ तो 526 गांव का बना, 526 गांव, 975 करोड़। लेकिन इतना वाटर हमें नहीं, पानी नहीं मिल रहा था। उसमें चाहिए था, हमें चाहिए था 29 MCM, उतना पानी मुझे नहीं मिल रहा था। तो 10 MCM पानी मिला। फिर मैंने इस स्कीम को फिर ध्यानाकर्षण के माध्यम से कहीं ना कहीं गया विधानसभा में और फिर इसको स्वीकृत कराया। तो ये 201 गांव की स्कीम मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत करा करके, कैबिनेट में ला करके, बजट के लेवल तक ले करके और इसको स्वीकृत करा लिया। बस बजट में सम्मिलित नहीं हो पाया और विधानसभा के चुनाव आ गए। तो वो आज फलीभूत हो रही है कि वो इस स्कीम को मैं पूरा लगातार लड़ा। तो वो एक काम हुआ। और आज वो फिर उसके उसी बीच में ये अभी प्रधानमंत्री जी की हर घर नल और ये सब चल रहा है। तो अब तो जगह जगह होने लगा है, लेकिन वो माने पानी के मामले। लेकिन इस बीच जब तक स्कीम शुरू होगी, कब आएगी, अभी भी नहीं पूरी पहुंची है। ठीक है, काम चल रहा है। लेकिन मैं बजट के लेवल तक छोड़कर आया था। फिर वर्तमान में जो अभी विधायक थे उन्होंने प्रयास किया होगा और नहीं प्रयास किया होगा, तो वहाँ तक जहाँ स्कीम छोड़ के आया था तो उसको तो प्रयास रनिंग में आया नहीं था, वो तो छूट गई थी। समय मिलता तो वही समय हो जाता, तो वो तो रनिंग में फाइल थी। फिर उसके बाद मैंने अपने समय में कैसे पानी पिलाऊं, तो गांव में मैंने जाकर के अपनी निधि से, और पानी हैंडपंप नहीं है तो यहाँ नहीं है, सरकारी हैंडपंप में नहीं है, तो हमने दूर दराज 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर भी अगर पानी मिलेगा तो अधिकारियों के साथ गया, अधिकारियों को मोटरसाइकिल पर घुमाया, खेतों पर घुमाया और जाकर के जहाँ पानी मिलेगा किसी किसान के उसमें भी, तो उसमें मोटर से पानी लेकर के और वहाँ से सांटा डाल के पूरी विधायक निधि से 107 पानी की टंकी। आपने बताया विधायक निधि से आपने काम किया है। बहुत से विधायक ऐसे रहते हैं कि उनकी विधायक निधि वापस ही पहुंच जाती है, वो काम ही नहीं कर पाते। नहीं, मैं तो 107 पानी की टंकियां और स्पोर्ट्स सोर्स दे करके, जैसे हम घर घर नहीं दे पा रहे पानी, तो चौक चौराहे पे एक बस्ती में वहां से पानी की लाइन लाए, इस चौराहे पे एक टंकी बना दी और यहाँ 8 नल लगा दिए, उसको उससे भरा, बाल ऑपरेट किया, फिर अगले चौराहे पे एक टंकी, उसको भरा। तो ऐसे कम से कम पूरे गांव में 4 टंकियां बनाई। ऐसे 107 पानी की टंकियां मैंने बनाई और वो बहुत महंगी नहीं बनी। एक गांव में मेरी ये स्कीम 2.5 लाख रुपया में, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इतने में मैंने पूरा ये काम किया, क्योंकि कहीं कमीशन खोरी का काम था ही नहीं। तो इसके कारण वो जो था, पाइपलाइन बिछवा रहा हूँ, खुद चूना डलवा रहा हूँ, तो उससे पीने के पानी का संकट। और फिर वो कई विधायकों ने एडॉप्ट भी किया।
कई हमारे बुंदेलखंड के विधायक, चाहे हमारे ललिता यादव जी हों, चाहे हमारे प्रदीप लारिया जी हों, चाहे हमारे रुस्तम सिंह जी मुरैना से मिनिस्टर भी हुआ करते थे, उन्होंने भी कहा कैसे कर रहे हो। फिर मुझे लखन पटेल अभी मिनिस्टर बने, उन्होंने पूछा भैया तुम कैसे कर रहे हैं, क्या करते हो, तो हमने पूरा सिस्टम समझाया उनको कि हम अपनी निधि से ऐसे 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 कर रहे हैं। आपके कार्ड से बोलोगे प्रभावित हुए? हाँ, प्रदीप लारिया का फोन आया, ललिता जी का फोन आया, और मैंने उसको नाम दिया था मिशन भागीरथी। अच्छा, मिशन भागीरथी। फिर उसका उल्लेख कुसुम महेंद्रे जी ने जब अपना बजट अनुदान की मांगें होती हैं उस समय उन्होंने उसका उल्लेख किया कि हमारे अपने में श्रेय में जोड़ दिया कि बीजेपी की सरकार कर रही। अब चूंकि मैं विधायक बीजेपी का ही था तो मैंने उस समय हुआ, फिर बहुत काम हुए हैं। फिर ये मुझे लगता है कि सड़क, बिजली, पानी, उद्योग की एक कसक मन में जरूर अभी है कि यहाँ कोई हम बहुत बड़ा, चूंकि ये हमारे लेवल का काम नहीं है, ये मुख्य रूप से निवेश लाना, उद्योग धंधे के मामले में बातचीत करना। या तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं तो मैं फिर कुछ भी कर सकता हूं, मैं सेफाई बना दूंगा, जी जी, ठीक है, और या फिर मैं सांसद चुन करके और मिनिस्टर बन जाऊं तो फिर मैं कुछ ना कुछ काम केंद्र सरकार से लेकर के आ जाऊं। तो ये अब या तो शहर का दुर्भाग्य है, जिले का दुर्भाग्य है, या मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस क्षेत्र में जा ही नहीं पाया। विधायक के लेवल का ये काम नहीं कि मैं यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्री लेकर आऊँ, लेकिन मन में एक कसक है। धर्मेंद्र प्रधान जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, बड़े नेता हैं, आज केंद्रीय मिनिस्टर हैं। मैं उस समय एक बार उनसे मिल पाया था, तब वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। तब मैंने उनसे चर्चा भी किया था कि जैसे गुना जिले में गेल और NFL बना हुआ है, ऐसे ही मेरे यहाँ भी बहुत बड़ी, यहाँ 4300 हेक्टेयर जमीन वन विभाग की रमन्ना के नाम से मधुबन ये पड़ा हुआ है, वन विभाग के पास है। इतनी बड़ी जमीन और कहीं किसी को नहीं मिलेगी, ना कोई जंगल है ना कुछ है, वन विभाग के पास केवल जमीन भर है, कोई जंगल फंगल नहीं है, खाली पड़ा है। तो इतनी बड़ी जगह, बस सिस्टम ये है कि यहाँ हमारे हम ये नहीं कह रहे कि टीकमगढ़ जिले का दुर्भाग्य, यहाँ से मिनिस्टर भी केंद्र में रहे हैं, अभी भी केंद्र में मिनिस्टर हैं, और मुख्यमंत्री भी टीकमगढ़ ने दिए हैं। यहाँ कई कांग्रेस के भी बड़े बड़े सांसद, दिग्गज मंत्री रहे हैं। इंदिरा जी की साथी रही, विद्यावती चतुर्वेदी भी रही है, पर ऐसे दिग्गज लोग यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन अभी भी टीकमगढ़ जिला, मुझे लगता है उमा भारती जी 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 11 साल मध्य प्रदेश, 11 साल केंद्र में मिनिस्टर, 8-9 महीने मुख्यमंत्री। तो मुझे लगता है कि ये सब प्रयत्न इन सब बड़े नेताओं के माध्यम से, वीरेन जी हैं, विद्यावती जी हैं, यादविन सिंह जी हैं, अगर ये सारे लोग और दलगत राजनीति से हट करके अगर इस दिशा में प्रयत्न होता सारे लोग मिल करके, तो ये अभी बुंदेलखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ लोग मिल करके बाहर जाके कमा रहे हैं, वो आज अपने क्षेत्र में रह के ही। हाँ, स्वाभाविक था, लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है। कोई कांग्रेस भाजपा नहीं, जीतने के लड़ाई के चुनाव के समय तो आप लड़िए, लेकिन जब पार्लियामेंट में बैठते हो तो अगर उस क्षेत्र का कोई कांग्रेस का भी, बुंदेलखंड क्षेत्र का कांग्रेस का सांसद अगर कोई बात उठाता है तो भाजपा के सांसदों को भी उठ करके अच्छी बात के लिए समर्थन देना चाहिए। भाजपा का उठाता है तो कांग्रेस के लोगों को खड़े होकर के साथ देना चाहिए। और यही विधानसभा के अंदर मैंने ये मालवा क्षेत्र में देखा है, कांग्रेस का एक विधायक अगर कोई बात उठाता है तो सरकार तो जवाब उनका उल्टा ही देगी। मुझे याद है एक वाकया, हरदीप सिंह डंग कांग्रेस का MLA हुआ करते थे, तो उन्होंने किसी रोड की बात उठाई, रामपाल सिंह PWD मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको जवाब दे दिया ध्यानाकर्षण में, नहीं कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष जी ने भी कहा ठीक है बैठ जाइए, आपका जवाब आ गया है। तो इस पर से उधर के हमारे बीजेपी के MLA, चाहे वो यशपाल सिंह सिसोदिया हो, चाहे ओम प्रकाश सकलेचा हो, चाहे वहाँ से हमारे दिलीप परिहार हो, या जो भी हमारे उस क्षेत्र के रतलाम मंदसौर क्षेत्र के जो MLA थे, वो हरदीप सिंह डंग कांग्रेस के MLA के साथ में उंगली उठा करके सदन में माननीय अध्यक्ष जी से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की बात करने लगे कि मेरे संभाग का, मेरे जिले का मामला है, और उन्होंने कहा हरदीप सिंह जी डंग ने जो मांग उठाई है वो सही है, सरकार का ठीक से जवाब नहीं आ रहा। ये बताइए, कांग्रेस का MLA नहीं, बीजेपी नहीं, ये बुंदेलखंड में बहुत कमी है जी। जैसा कि आपने बताया कि बहुत से आपका जो कार्यकाल के दौरान आपने उद्योग के क्षेत्र में भी प्रयास किया, और नल की बात करें या फिर और भी तमाम प्रकार, इतना आपके हाथ में था, आपने करने की कोशिश करी है अपने क्षेत्रवासियों के लिए। लेकिन विगत अभी वर्तमान में देखा गया, आप काफ़ी समय से पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, छात्र संघ से भी जुड़े रहे,
लेकिन इस दौरान बहुत से लोग विरोध भी चल रहा था, लेकिन आप लोग पार्टी टिकट के लिए भी रहे कि हम भी इस बार यहाँ से लड़ेंगे, लेकिन आपको पार्टी के द्वारा कोई टिकट नहीं दिया गया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने फिर निर्णय लिया कि हम व्यक्तिगत चुनाव लड़ेंगे अपने क्षेत्र से, तो क्यों आपने निर्णय लिया है? 2018 में टिकट कटा, तब आक्रोश था, गुस्सा भी था, कोई पार्टी को कलंकित करने का काम मैंने नहीं किया था। जी जी। फिर भी लगा चलो हो सकता कि शायद मेरा ठीक से वातावरण मेरे पक्ष में नहीं होगा, मैं रायशुमारी या सर्वे में नाम नहीं आया होगा, तो मुझे टिकट नहीं मिला, तो कुछ गुस्सा भी था। लेकिन उसके बाद मैं शिवराज जी के कहने पर और उनके बुधनी क्षेत्र में चला गया। मैंने कहीं पार्टी का विरोध नहीं किया और बुधनी क्षेत्र में काम करने लगा। चलो कोई बात नहीं। अब 18 के बाद 23 में जब चुनाव आए और जो वर्तमान था, उस वर्तमान का इतना जबरदस्त विरोध था, सारे लोग कह रहे थे, सारे अखबार बोल रहे थे, सारे रायशुमारी हो रही थी, सब कुछ चल रहा था। उसके बाद भी अगर उस व्यक्ति का मेरा नाम नंबर 1 पर चल रहा था, ये भी सबको पता है। जी जी। सब ऊपर के लोगों को भी पता है, सीआईडी को भी पता है। आपका नाम चल रहा था, राजेंद्र तिवारी जी, उनका तो भी नाम मैं ये इसमें कहता हूं कि इस व्यक्ति का नाम कैसे आ गया, बस यही मुझे लगा। मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई विरोध नहीं था और इसलिए मुझे लगा कि ये सब मैनेज होकर के अगर हुआ है तो फिर ये बर्दाश्त अब नहीं करूंगा। मैंने सब कुछ तय था, अखबार बोल रहे थे कि इसका कटना है, इसका कटना है। एक भी इतना खराब व्यक्ति नहीं निकला टीकमगढ़ जिले में, सब वही के वही, पांचों के पांचों टिकट बाकी जगह बने। तो फिर मुझे लगा कि ये तो ठीक बात नहीं है। जिनके भी दबाव में आए हैं, जिनके भी तो फिर अब वो भी जीत लें और वो जिता के भी दिखा लें। तो फिर कहा कि नहीं, ये इस तरीके से किसी भारतीय जनता पार्टी, और मैं समझता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक ध्येय वाक्य मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि अगर दल कोई गलती कर देता है, दल के कारण दल किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे देता है, तो उस व्यक्ति को विधानसभा में नहीं चढ़ने देना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि अगर दल किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे दे तो इसका मतलब ये नहीं कि कार्यकर्ता मजबूर है उसका काम करने के लिए। बिल्कुल कार्यकर्ता उसका काम करने के लिए मजबूर नहीं है। ये दीनदयाल जी का खुद का भाषण है, एक जगह उन्होंने उद्धृत किया हुआ है। और मैंने यही सोचा कि अगर दल ने गलती कर दी है, पार्टी कोई गलत निर्णय कर चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कार्यकर्ता उस निर्णय के पीछे मजबूर हो जाएं और उसके काम के लिए। तो मैंने पंडित दीनदयाल जी के उस को मान करके भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजी नहीं। और मैंने पूरे चुनाव अभियान में जब निर्दलीय चुनाव लड़ा, मुझे बहुत दलों ने आकर के कहा, समाजवादी पार्टी का तो टिकट और सिंबल मेरे लिए रुका रहा लास्ट तक। खुद मेरी बात हुई। हाँ, आम आदमी पार्टी के 4-5 दिन 6 दिन यहाँ लोग आते रहे, दिल्ली से लेकर के, यहाँ से, पंजाब से, सब जगह के लोगों के फोन पर फोन आते रहे। फिर मुझे बीएसपी के लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन मैंने ये 3 दल ही थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजी नहीं ना, लेकिन व्यक्ति से, दीनदयाल जी के कारण के व्यक्ति से नाराजी थी। हाँ, और भी गंदे व्यक्ति को तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर निर्दलीय चुनाव इसलिए लड़ा कि पार्टी को कम से कम बचा लूंगा गंदे व्यक्ति के हाथों में जाने से। और इसलिए वो अपन ने काम किया। कुल मिला के आपकी पर्सनल पार्टी से कोई संबंधित कोई ऐसी नाराजगी नहीं थी? आप व्यक्ति पार्टी को 40 साल दिया ना। मैं तो 77 से स्वयं सेवक हूँ। सन 77 से स्वयं सेवक हूँ। जिस समय मैं पढ़ाई करता था 7वीं में, उस समय सुशीला नैयर जी जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही थी। जब बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन हल्दर किसान लेकर के चिल्लाता घूमता था। तब से मैं स्वयं सेवक हूँ। और उसके बाद मेरे परिवार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक मेरे बड़े भाई द्वितीय वर्ष शिक्षित हैं। तो ये सब मेरा परिवार, मेरा छोटा, मैंने सब लोग, तो पार्टी से कोई नाराज। 40 साल, अब 78 से स्वयंसेवक विद्यार्थी परिषद में आकर के 82-83 से और 93-92 तक, फिर उसके बाद भाजपा। तो आप समझ लो कब से है। तो जैसा कि आपने अभी इस दौरान, चुनाव के दौरान आपने इस्तीफा दे दिया था पार्टी से, आगामी क्या रहा है? क्योंकि आपने इतना चुनाव का काफ़ी लंबा दौर निकल चुका है, अभी 3-4 महीने भी हो गए हैं। आपने किसी पार्टी से ना तो अप्रोच किया कि हम आपकी पार्टी में जाएंगे, आपने बताया कि आपको बहुत से प्रपोजल्स आए कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, लेकिन आपने नकार दिया कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो अब आगामी आपका क्या रहेगा? आप इसी पार्टी को चुनेंगे? अभी मैं चूंकि मूलतः रोम में संघ के संस्कार हैं, ठीक है, तो किसी पार्टी में तो जाने का सवाल ही नहीं, अपनी विचारधारा से हट करके, ठीक है।
अब बाकी भारतीय जनता पार्टी में जाना नहीं जाना, ये भारतीय जनता पार्टी, मैं तो इस्तीफा दे करके आ गया था। जी जी। अब अभी तो मेरा प्रयत्न जो है बुंदेलखंड के चंदेलकालीन तालाब, टीकमगढ़ जिले में ही एक समय 1400 तालाब हुआ करते थे, आज भी 585 तालाब, 584 586 तालाब आज भी हैं। अब मेरा मिशन ये है, पार्टी में जाना नहीं जाना अलग विषय है, लेकिन कम से कम बुंदेलखंड के उन तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराना। जी जी। जो इंक्लोचमेंट लोगों ने कर रखे हैं, कुछ निस्तारी तालाब हैं, कुछ सिंचाई विभाग के तालाब हैं, कुछ वन विभाग के पास भी हैं, और कुछ तालाब लोगों ने कब्जा कर रखे हैं, बड़े लोगों ने, और जो तालाब हैं उन पर भी लोगों का इंक्रोचमेंट है। तो उन तालाबों को पूरे रकबा सहित अतिक्रमण मुक्त कराना, ताकि वाटर लेवल, चूंकि अभी बांसुधारा डैम जो बना है उससे सिंचाई एक क्षेत्र को हो रही है, अभी बाकी का क्षेत्र अभी भी असिंचित है, अभी भी पानी की यहाँ समस्या है, और यहाँ सरफेस वाटर पर ही हम आधारित हैं। यहाँ सरफेस वाटर जो सतही जल है, इसको ही हमें एकत्रित करके इसके आधार पर ही हमें अपने यहाँ की सिंचाई योजना को फलीभूत कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ ग्राउंड वाटर है ही नहीं, ग्राउंड वाटर लेवल हमें माने जो भूजल है वो हमें बहुत कमी है उसकी। तो और ये आज की बात नहीं है, ये हमारे चंदेलकला 1012 तो 15 तो पहले साल पहले जो राजाओं ने यहाँ राज किए हैं, उनको भी इस संरचना के बारे में पता था। तो उन्होंने बरसात की एक एक बूंद को सहेजने का काम किया, और वो सहेजने का काम किया कि अगर जितना भी पानी बरसेगा कोई नदी में व्यर्थ ना बह जाए, और इसलिए उन्होंने उस बरसते हुए पानी को एक तालाब की फीडर लाइन बनाया, और उस तालाब को भरने के बाद जो वेस्ट बियर है वो अगले तालाब की फीडर लाइन बन गया। ऐसे 4-4 5-5 तालाबों की एक श्रृंखला। उस समय के नॉन इंजीनियर्स, नॉन एजुकेटेड, उस समय के राजे रजवाड़ों ने और उस समय के लोगों ने, वास्तुविदों ने, माने कहीं ना कहीं उनको पानी सहेजने का उस समय भी ज्ञान था। तो उन तालाबों की वेस्ट बियर को, उनके फीडर लाइनों को जो अतिक्रमण हो गए हैं उनको मुक्त कराना, और फीडर लाइन और बेस्ट बियर, इनको तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि इनको पक्का करा दो, तालाबों का रकबा एक बार नप करके बाहर आ जाए। तो पहले तो ये टीकमगढ़ जिले से इसका शुरुआत करूंगा, और बहुत जल्दी ही इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सब जगह इस बात को करूंगा। और इसमें कोई राजनीतिक नहीं, मैं तो सब दलों के लोगों को, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जो पानी के मामले में जो एनजीओज हैं, जो समाज सेवी हैं, जो साहित्यकार हैं, जो इतिहासविद हैं, जो भी नौजवान लोग चलना चाहते हो, मैं पद यात्रा इन तालाबों की करने वाला हूं बहुत जल्दी ही, और पूरा चश्मा, राजनीतिक चश्मा उतार करके सबको साथ लेकर के कि इन तालाबों को अगर हमने अतिक्रमण से मुक्त करा के फीडर लाइन और वेस्ट बियर करा दिया, तो हमारा ये बुंदेलखंड का क्षेत्र जो हम परेशान हैं, हम 3 फसलें लेने की, हमारे यहाँ जमीन की उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे 4 महीने हमारे खेत, 5 महीने हमारे खेत खाली पड़े रहते हैं। बरसात में केवल हम फसल ले पाते हैं, या फिर रबी की फसल में अभी हम औने पौने कुछ, कहीं तो अभी भी सिंचाई के साधन नहीं है। तो हमारे 6 महीने हमारी ज़मीन खाली पड़ी रहती है। उस 6 महीने खाली ज़मीन को हम अगर पानी की व्यवस्था दे पाए, तो हमारा भी ये बुंदेलखंड का क्षेत्र सरसब्ज हो सकता है। और हम गर्मियों में भी यहाँ अगर पानी होगा तालाबों में, तालाब जहाँ कितना फिर से गहरे हो जाएंगे, फिर से उनको लबालब एक बूंद बाहर नहीं जाने पाएगा, फिर से फीडर लाइन, तो फिर से हम जिठो मूंग बो करके क्यों नहीं हम तरबूज भी लगाएंगे और खरबूज भी लगाएंगे। जैसा कि हम आपके काफ़ी टीकमगढ़ के क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि नगर पालिका की अगर बात करें कुछ, तो बोल रहे हैं कि अगर हम आवास निकलवाते हैं तो हमसे पैसे लिए जाते हैं, इसलिए क्या मामले, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो शिकायतें बहुत सुनता रहा हूँ, बहुत सुनी गई है। अभी भी मैंने तो यहाँ सुना कि टीकमगढ़ में तो 25-25, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये उगाही करके रखे गए, और जो पात्र हैं बेचारे वो आज भी भटक रहे, अभी मामले पड़े हैं, लटके हुए हैं कुछ। तो मैं देखता हूँ अभी भी कोई व्यवधान आ गया है कोई, तो ऐसे इनके लोग लग्गू भग्गू लोगों ने अब जो पैसा लाया है सबका, अब एक दीवार कॉमन बना करके एकदम सबको मिला करके बनाया, तो एक दीवार कॉमन हो गई, तो वो पैसा बचाया इनके ठेकेदारों ने, इन लोगों ने। और अभी भी एक बिल्डिंग कोई तारों वारों की खड़ी है, पिलर वगैरह खड़े, कोई विवाद है उसमें, अवरुद्ध लगे हुए हैं, वो यहाँ का मामला पड़ा है। तो ये सब पूरा हुआ है। और मैंने तो सुना कि टीकमगढ़ में तो किसी की छत पर भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया, मैंने उसके पास पहले से बड़ा पक्का मकान देखा गया, क्योंकि जो पात्र हैं
पात्र के साथ अपात्रों को भी पात्र कैसे कर लिया, ये बड़ी विडंबना है। पैसे की सब जगह की शिकायतें मिलती हैं, स्वाभाविक है। केवल ये नगर पालिका ही क्षेत्र में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं कहीं रोजगार सहायक सेक्रेटरी सरपंच, अभी भी जो दाढ़ में खून लगा है, जब तक ठीक नेतृत्व नहीं होगा तो मैं समझता हूँ जो पुरानी लोगों की आदतें हैं, या तो इतना, अब चूंकि हमें कमीशन चाहिए तो फिर वो नीचे वाला सेक्रेटरी हो चाहे वो सीएम हो, तो हमें नहीं तो तुम पद पर नहीं रहोगे, तुम्हें यहाँ से वहाँ से यहाँ कर देंगे। हाँ। तो ऐसे तो इसके कारण फिर वो बेचारों उनकी मजबूरी होती है, वो पैदा वसूलना शुरू कर देते हैं। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर ठीक व्यक्ति है और राजनीतिक इच्छा शक्ति ठीक करने की है, तो एक तो वो और अधिकारी, ये दोनों मिलकर के जब तक वास्तव में तो ये अभी भी शिकायतें हैं, केवल एक ही योजना नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी योजना और सबसे ज़्यादा बदनाम योजना, सबसे अच्छी भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने वास्तव में कितनी सोच के साथ इस योजना को रखा होगा, क्या सोच के रखा होगा। लेकिन सबसे अच्छी योजना जिनको कभी जमीनी स्तर से जो अधिकारी हैं वो उसे बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, अब वो चूंकि कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो इस पर मॉनिटरिंग ठीक से होना और सर्वे तो मुझे लगता है कि बाहर की टीमों से करा लेना चाहिए। फिर जिनके नाम सर्वे में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहूँगा कि आप तो सैटेलाइट से सर्वे कराएंगे किसका मकान आता है किसका नहीं आता, तो उसका पात्रता में आ जाए। उनके बाप जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनके बाप फिर कुछ नहीं खा पाएंगे जाले। जैसा कि यहाँ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है वर्तमान पूर्व विधायक जी पर कि कोरोना के दौर में काफ़ी कुछ भ्रष्टाचारी की बात करी गई, उसके बारे में क्या कहना है आपको जानकारी है कुछ? ऐसा है कि जब बालू, छरिया, बजरी, इन छोटी छोटी बातों में भी अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हों, हाँ। तो कोरोना के टाइम में भी ये सब चर्चाएं आम थी, लोगों को पता है। और ये सब बातें रेमडेसिविर इंजेक्शन, कहीं ये कहीं वो, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई होना, ब्लैक होना, ये सब करना, वेंटिलेटर, ये सब, माने ये सब चीज़ें उस समय, दवाइयाँ। और एक बार तो अस्पताल में आग वाग भी कुछ लग गई थी नहीं, रिकॉर्ड रूम में यहाँ हॉस्पिटल में। तो ये सब कुछ बातें हैं जो चर्चा है। अब मुझे लगता है कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, जनता ने जवाब दे दिया है। जैसा कि आपने बताया बहुत सी आपकी प्रमुख योजनाएं रही, आपने कहा पार्टी से हम रहे ना रहें वो अलग विषय है, लेकिन आपने बताया सिंचाई वाला जो प्रमुख आपका उद्देश्य रहेगा, या अभी आपने बताया था कि जो हम अपने कार्यकाल के दौरान थोड़ी जो हमें एक चीज़ लगी कि हम युवाओं के लिए कुछ रोजगार के लिए यहाँ नहीं कर पाए, तो अगर आप आगे प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी क्षेत्रीय जनता आपको द्वारा पसंद करती है, तो क्या आपकी प्रमुख रहेगी युवाओं के लिए रोजगार को लेकर ध्यान? देखिए, एक तो अभी मैंने सिंचाई के मामले में जो बताया है, ये मेरा अभियान है। आज टीकमगढ़ जिले का है। टीकमगढ़ जिले में बहुत जल्दी ही हम इसको करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं, बैठक करके। फिर उसके बाद छतरपुर को भी नहीं छोड़ूंगा। छतरपुर भी मेरी कर्मस्थली रही है, काम किया है, विद्यार्थी परिषद हो, युवा मोर्चा हो, कहीं ना कहीं निरंतर माने काम की दृष्टि से लगातार जाना हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से भी 4 बार तो उमा भारती जी का ही लोकसभा प्रभारी, 3 बार रहा, फिर वीरेंद्र जी का लोकसभा प्रभारी रहा, फिर कुशमरिया जी का भी लोकसभा प्रभारी रहा चुनाव की दृष्टि से। तो ये सब चीज़ें तो उस पूरे हर जगह कार्यकर्ताओं से और पब्लिक से सब जगह जुड़ाव है, तो उसको भी मैं छतरपुर जिले के लोगों को भी जागृत करूंगा कि इस अभियान को लेकर के चलना है। दूसरे निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र की दिशा में तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत हैं। एक तो ये हॉर्टिकल्चर हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है अगर हमने पानी की व्यवस्था ठीक से कर ली, तो हॉर्टिकल्चर हब के रूप में हमने डेवलप कर लिया। फिर दूसरे यहाँ पत्थर पर आधारित, यहाँ जैसे हम देखें तो यहाँ पर पायरोफ्लाइट, डायस्पोर, ग्रेनाइट, ये हमारे यहाँ बहुत मात्रा में मिलता है और इसके ही बाहर हम यहाँ से सप्लाई करते हैं, बाहर जा रहा है यहाँ का कच्चा माल, तो उसके ऊपर आधारित यहाँ हम माने उद्योग धंधे कर सकते हैं। सोया प्लांट बनाए जा सकते हैं, अदरक का जिंजर बनाने के कारखाने यहाँ खोले जा सकते हैं। अब इनकी चर्चा तो मैं बहुत सुना हूँ। जिंजर, मुझे पहले जिंजर अंग्रेजी आती नहीं थी, तो जिंजर तो मैंने फिर पता किया कि अदरक को जिंजर बोलते, तो ये सुन रहा हूँ बहुत पहले से ये, लेकिन हो सकते हैं काम, लेकिन इसके लिए बड़े नेताओं को खड़े होना पड़ेगा। अभी भी चाहे उमा जी हों, चाहे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हों, चाहे हमारे अन्य जो लोग हैं, ये सब, वीडी शर्मा भी अब इसी क्षेत्र में अभी
प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा के हैं, के सांसद भी हैं, तो वो भी ये 3 सांसद और एक मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा जी, ये तीनों चारों लोग मिल जाएं तो अभी सबको कहें कि भाई तो इनके ये लोग कहेंगे तो ये एक हो सकता, इनको एक होकर के लगना पड़ेगा। जैसा कि अभी आप निर्दलीय लड़े थे, आपको 8-10 हज़ार की रेंज में आपको वोट दिए गए लोगों ने, फिर भी आज बहुत समर्थन आपको दिया है। आप निर्दलीय किसी दल से नहीं थे, लेकिन आज आपसे हमारा पर्सनल सवाल रहेगा, आज वर्तमान में आप नहीं हैं तो लोगों कैसे आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, जो आपकी आम जनता है, आपका क्या शेड्यूल्स रहता है दिन भर का इन लोगों से मिलने जुलने का? नहीं, दिन भर का देखिए ऐसा है कि सुबह से अब स्वाभाविक है कि जो आपके साथ जुड़े हैं जी जी, वो आएंगे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि आप सत्ता में हो या आप विधायक हो या आप नहीं हो या आप निर्दलीय हो गए, तो उन सब के लिए तो मैं आज भी भाजपा का ही हूँ, भाजपा के भी नेता था, मतलब तो स्वाभाविक है। तो वो सब जुड़े ही हैं, सब आते हैं, सबसे बात होती है। तो सुबह 9-10 बजे से बैठ जाता हूँ, 12-1 बजे तक यहाँ पर बैठना, और उसके बाद फिर जाकर के जिनके काम फ़ोन वोन करना, अधिकारियों से बातचीत करना, ये सब करना, सबका सहयोग मिलता रहता है। जो ऊपर लेवल की बात होती है वो ऊपर लेवल तक, अब वही सब हैं जिनके साथ काम किया है, कभी विद्यार्थी परिषद में थे, आज मुख्यमंत्री लेवल तक पहुंचे हैं, तो उन सब के साथ काम किया, तो बातचीत तो होती, स्वाभाविक संबंध थोड़ी खत्म हो जाता है। पार्टी के पर्दे से, पार्टी के लिबास और साथ में काम करने से, और ये तो एक तात्कालिक घटना थी, एक आक्रोश था, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस अगर वो भाषण नहीं होता तो शायद मैं एक बार सोचता भी, उन्होंने कहा कि हाँ, कि अगर दल के कारण कोई गलत निर्णय हो जाए दल से, तो फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को उसका निर्णय करने की मजबूरी नहीं है। जी जी। तो वो इस कारण तो स्वाभाविक है। पूरे चुनाव अभियान में आप देखेंगे साकिब भाई, पूरे चुनाव अभियान में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की किसी नीति के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के विषय में कहीं कोई अपशब्द या कहीं कोई गलत नहीं बोला। ठीक है, चूंकि स्वाभाविक है, 40 साल यार जिया हूँ पार्टी को खड़ा करने का। उस समय, जिस समय जनशक्ति यहाँ से बनी थी, तब जिला नगर पालिका अध्यक्ष था और साथ में जिलाध्यक्ष भाजपा, उस समय पार्टी 2 फाड़ होने की स्थिति में थी, और टीकमगढ़ तो मुख्यालय था जिस समय उमा जी ने जनशक्ति बनाई, तो यही गढ़ था। जी जी। उस समय पार्टी को कैसे बचाया, उस समय मेरे ऊपर कितने दांत लगे थे, मेरे ऊपर कितने माने कैसे कैसे हथकंडे तक अपनाए जाने की स्थितियाँ थी, ये सब ऊपर के लोगों को पता है। तब उस समय पार्टी को खड़ा किया है, तो मैं समझता हूँ कि वो पार्टी ऊपर से लबादा निकल जाए, लिबास निकल जाए, अंदर से निकलना बड़ा कठिन होता है। जी, मतलब कहीं ना कहीं आपकी रोम रोम में आप तो पार्टी के स्वाभाविक है, संघ, विद्यार्थी परिषद, रोम रोम में वो संस्कार कहीं ना कहीं है, और इसलिए पार्टी को बचाना मैं समझता हूँ मेरा वो निर्णय इसी के लिए था। जी जी। जैसा कि हमारे दर्शकों ने सुना, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो विकास कार्य हुए वो बताए, आगामी इनकी जो रणनीति है वो भी इन लोगों ने अवगत कराया है, और जो भी इनसे प्रयास हो सकता है, इन्हें हर संभव कोशिश करी है, और आगे भी इसी प्रयासरत हैं। इसी प्रकार हम नए लोगों से मिलेंगे। के श्रीवास्तव जी ने हमें अपना बेशकीमती समय दिया हमारी हेडलाइंस के लिए, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार रहेंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जी साकिब भाई, आपका हेडलाइंस और आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे, और ऐसे ही प्रयत्न करते रहें, बुंदेलखंड की समस्याओं को उजागर करें, बुंदेलखंड की मांगों को, आप जिनाइन मांगों को आप ऊपर तक आपके माध्यम से पहुंचेंगी, तो मुझे लगता है कि जितना काम हम लोग नहीं कर पा रहे उससे बड़ा काम आप कर लेंगे। बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार हम नए लोगों से मिलेंगे, नए क्षेत्र में जाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बुंदेलखंड हेडलाइंस।